सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। दस बजे ही रहने देना था फिर सर। थोड़ा सा यार हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम्स है ना। एक्चुअल में दस बजे ही होना था लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया, इस वजह से फिर उसको 9 AM पे करना पड़ा और स्लाइड्स वगैरह रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बस समझा करिए थोड़ी दिक्कतों को। और मैं सोच रहा हूँ क्लास का टाइम 9 AM ही कर दिया जाए। बताइए कैसा रहेगा 9 AM? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। चलो नहीं, मैक की दिक्कत नहीं है, आज मैक से क्लास ही नहीं ले रहे हैं। है ना। हाँ, वीडियो ऑडियो बहुत ठीक है। अरे माफ़ी चाहेंगे भाई सर, अच्छी बात नहीं, इतना लेट करते हैं। अरे जानबूझ के थोड़ी ना लेट करते हैं, रोज़ अभी टाइम पे आते रहें कि नहीं, बस आज ही लेट हुआ है। ठीक है। और वो थोड़ा सा वही मैंने बताया कि अब थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क हो गया था, इसलिए क्लास को जल्दी शेड्यूल करना पड़ा। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर। लेक्चर नंबर 14 ऑफ PY की सीरीज पार्ट 4। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज मेंशन्ड एज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी के हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे, और बेसिक से मेरा मतलब है हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दैट इज़ जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। इनको हमने 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इनको ऐड किया गया। पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 का में है। आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। वहीं सरदार स्वर्ण सिंह ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का रिकमेंडेशन दिया था, और एट प्रेजेंट कितनी है? तो एट प्रेजेंट 11 टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें कि आर्टिकल 51A में सारी की सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और उनमें से आई थिंक हम लोगों ने 4 या 5 याद कर ली थी। ठीक है, कैसे याद करी थी फिर से रिकॉल करते हैं। ये आर्टिकल 51A है, ये उसका सब क्लॉज A, ये उसका सब क्लॉज B, C, D, E, F, इस तरह से सब क्लॉजेज हैं। ए का मतलब यहाँ पे है एंथम। एंथम से हम लोगों ने याद किया था, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ए से हम लोगों ने एंथम याद किया था। बी से हम लोगों ने बापू और भगत सिंह याद किया था कि इनके जो आइडियल्स हैं, जो नोबल आइडियल्स हैं, दैट इज स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, वो हृदय में हमें संजो के रखना है, उन कदमों पे चलना है। तो कौन से? जो बापू और भगत सिंह वाले हैं। तो बी से वो याद हो गया। सी का मतलब होता है 3, है ना, अल्फ़ाबेटिकली 3rd पोजीशन पे आता है सी। तो इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करना है, यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। चौथा डी से डिफेंड हो जाएगा, डिफेंड द कंट्री एंड अंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि देश की रक्षा करना है। ई से हम लोगों ने 2 चीज़ें याद की थी। ई का तो मतलब होता है 5, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली 5 का मतलब पांचों लोग साथ रहेंगे, यानी कि जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, बोलते हैं पांचों उंगलियां साथ, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो पांचों उंगलियां साथ रहती हैं, यानी कि हमें कॉमन ब्रदरहुड एक तो रखना है, यानी कि भाईचारा रखना है। और ई से हम इक्वालिटी भी याद कर सकते हैं। इक्वालिटी यानी समानता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले विमेन का नाम सामने आता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बिकॉज विमेन ही थोड़ा सा पहले ही डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे होती हैं, और ये अभी भी रियलिटी है। अब मतलब कल का ही एक इंसिडेंस मैं बताता हूँ। आपको पता है कि CHSL का कल आंसर की आया, ठीक है, और CHSL के आंसर की में काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छा वो किया। तो मैं जो लोग अच्छा करते हैं और थोड़ा बहुत भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, ऑब्वियस ही बात है, और आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जो लोग फर्दर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि लोग इतना भी स्कोर लेके आ रहे हैं। तो गलती से एक स्क्रीनशॉट में नंबर में हाइड करना भूल गया, और वो एक लड़की का था। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट तक वो था टेलीग्राम पे, सिर्फ 2 मिनट तक, आई थिंक, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे मुझे पता चला मैंने तुरंत डिलीट किया उसको, और 2 मिनट में ही उस स्टूडेंट ने बताया, लड़की ने, कि मतलब फ्लडिंग हो गई मैसेजेस कि उसने स्क्रीनशॉट भेजे, हाय हेलो आप गर्ल हैं। मतलब कि मुझे ये लगा कि ये सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तो रोड में जब ये गर्ल्स जाती होंगी तो क्या ही होता होगा। मतलब
जब ये पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी है टेलीग्राम पे, जब ये हाय हेलो इनसे रहा नहीं जा रहा, 2 मिनट में फ्लडिंग कर दी, ठीक है। मतलब मेरी गलती थी वो, पहली बात तो, ठीक है, कि मैंने मतलब जानबूझ के उन्हें नहीं किया, वो गलती से पता नहीं कैसे वो वैसे तो मैं नंबर हाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉप करके, शायद ही कभी हुआ वैसा, पहली बार आई थिंक कल हुआ, और मतलब फ्लडिंग कर दी मात्र 2 मिनट के अंदर। तो वही मुझे लगा कि सच में जो वुमेन के साथ, जो गर्ल्स के साथ जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, इट इज़ अ रियलिटी, ठीक है, ठीक है। और वो खैर गर्ल्स और वुमेन्स ही समझ सकती हैं। टू वैल्यू, और चलो आगे बढ़ते हैं। एफ का मतलब यहाँ पे फोर्ट है, फोर्ट से याद कर सकते हो, ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। जब हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं तो उसको आप फोर्ट से याद कर सकते हैं, जो हमारे किले होते हैं। तो ये 6वें नंबर की ड्यूटी है, दैट इज़ एफ वाले नंबर की है, 51A क्लॉज सब क्लॉज एफ। अब इतना मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये पूछता है कि भाई आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में क्या है, ए में क्या है, सी में क्या है, इस तरह से पूछता है सब क्लॉजेस से, या फिर ड्यूटी दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस क्लॉज में है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो कंपोजिट कल्चर जब भी आए तो आपको याद रखना है कि ये फोर्ट की बात हो रही है, एफ से फोर्ट याद आपको हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल्ड, हाँ। चलिए, तो फिर बात करें, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये हमारे जी, दैट इज़ 7th नंबर की ड्यूटी। अब इसको कैसे याद करना है, जी से आप याद कर लो ग्रीनरी, जी से याद कर लो ग्रीनरी। और ये एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब ग्रीनरी की बात ही तो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, तो जी से ग्रीनरी याद हो जाएगा। एच है अगले नंबर की 8th ड्यूटी, एच से ह्यूमनिज्म को याद कर लीजिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। ऐसे नहीं कि किसी लड़की का नंबर देखा और मैसेज करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक मतलब स्पिरिट। और यहाँ पे वही चीज़ है, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, क्योंकि जो कल हरकत हुई मुझे लगा कि ये उन स्टूडेंट्स ने फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, ठीक है। एंड दैट इज़ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इन हरकतों को छोड़ दीजिए जिससे वुमेन की डिग्निटी को ठेस पहुँचे, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, मतलब एक स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं कि सर मैंने, मतलब एक स्टूडेंट था तो वो आपका कोर्स नहीं ले पा रहा था, ठीक है, और मैंने उसको कोर्स दे दिया वो पीछे पड़ गया कि मुझे आपसे शादी करनी, मतलब क्या बोले हम, ठीक है, खैर छोड़ो। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो एच से आप ह्यूमनिज्म ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, और साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ऐसा नहीं कि भोंदू बने हुए हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, पता चला किसी ने बोला कि अच्छा CJ में तुम्हें टॉप रैंक लाना है, ऐसा करो अपने दोस्त की बलि चढ़ा दो ठीक है। तो यू शुड मतलब क्वेश्चन जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये बियॉन्ड लॉजिक हैं। टू सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, यानी कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है और वायलेंस यानी हिंसा को छोड़ना है। इसको कैसे याद करेंगे, ये आई नंबर की है, तो आई से ऐसे याद कर सकते हो, आई मतलब आँख वाला आई, कि एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये गांधी जी का कोट है कि अगर किसी ने तुमको आँख दिखाई, तुम भी उसको आँख दिखाओगे तो ऐसे पूरा जग अंधा हो जाएगा। तो फिर मतलब कि हमें वॉयलेंस नहीं करना है, मेन उनका क्या था गांधी जी का, कि इस कोट के थ्रू कि हमें वॉयलेंस नहीं करना है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एंड जो 10th नंबर की ड्यूटी है, दैट इज 51A सब क्लॉज J, दैट टॉक्स अबाउट टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। यानी कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। इसको याद करना है जडेजा से। जडेजा क्या है, जडेजा क्या है, वो एक्सीलेंट हैं सारे स्फीयर्स में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। जब टीम की बात आती है तो बड़ा अच्छा टीम परफॉर्मेंस भी देते हैं जडेजा, ठीक है। तो आप इसको जडेजा से याद कर सकते हैं, जो 10th नंबर की ड्यूटी है। और ये 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। और जो 11वें नंबर की ड्यूटी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब है कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के हैं उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करिए, घर पे मत बिठाए रखिए। इसको 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया गया था। इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 को प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। देन आर्टिकल नंबर 45 जो कि एक DPSP अनुच्छेद नंबर 45, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर को जोड़ा गया था। एंड 51A सब क्लॉज
के को ऐड किया गया जो 11th नंबर की ड्यूटी है। एंड सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था ऐड करने के लिए? 8, जिसमें कि ये भी था कि टैक्स भरना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, बट इसको नहीं रखा गया था। ठीक है, एंड यू शुड नो कि फंडामेंटल ड्यूटी, अब 11th नंबर की पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और एक चीज़ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉन जस्टिसिएबल नेचर की। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वाद योग्य नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसमें अगर कोई फॉलो नहीं करता फंडामेंटल ड्यूटी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भाई इसने अपने फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। ठीक है, और एक कमेटी का नाम याद रखिएगा, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये बोला था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कुछ हम लॉ बना के कैसे एनफोर्स करवा सकते हैं, प्लस कैसे स्कूल्स में बच्चों को हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिखानी चाहिए। इस चीज़ को लेकर जस्टिस वर्मा कमेटी है। जैसे कि हमारा एक एक्ट है पार्लियामेंट ने जो पास किया था, नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971, 1971 का जो नेशनल ऑनर्स एक्ट है, इसके तहत अगर कोई नेशनल फ्लैग या एंथम की डिसरिस्पेक्ट करता है तो अब उसको कानूनी तौर से सज़ा दी जा सकती है, बिकॉज इसको लेके एक एक्ट अलग से लाया जा चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट? तो ये अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, से यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, इसको सिंथेसाइज किया था। ये कौन थे? देखो, बर्थेलॉट ने तो मेथेन को सिंथेसाइज किया था। मेथेन आप जानते हैं जिसको हम किस गैस के नाम से जानते हैं? इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, सबसे प्राइमरी फॉर्म ऑफ एल्केन होता है। हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एक बार ज़रा कंफर्म करेंगे, मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अभी आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और दूसरे असंतृप्त दैट इज़ अनसैचुरेटेड। ये 2 तरह के होते हैं। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं असंतृप्त, इनमें आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये 2 आते हैं आपके अनसैचुरेटेड में। एक बार कंफर्म करेंगे कि ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है अभी तक या फिर नहीं? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ओके, नहीं पढ़ाई है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी किस फ्लेम में बर्न करते हैं और सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो मेथेन को इन्होंने किया था, क्या सिंथेसाइज किया था। वोलर ने जो है, फ्रेडरिक वोलर इनका पूरा नाम है, इन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। कोल्बे ने क्या किया था? इन्होंने भी कुछ इस तरह की रिएक्शंस दी थी जिससे कि हम हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो बर्जीलियस हैं, बर्जीलियस की बात करें तो बर्जीलियस ने सबसे पहले एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स दिए थे, केमिकल सिंबल्स दिए। तो इन सिंबल्स को यूज़ सबसे पहले किसने किया था? यूज़ किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन को हम क्या बोलते हैं? इन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, परमाणु सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन की हम एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना कि सिंबल्स दिए किसने से सबसे पहले? बर्जीलियस ने, और उनको सबसे पहले यूज़ किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। विच इज़ दी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है? फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर, माइनिंग या फिर टेक्सटाइल? सबसे ओल्डेस्ट है और वाइड स्प्रेड है, ये हम लोग देख चुके हैं। आपको याद है, कॉटन मिल पहले हमने सेटअप करी थी, कब? 18, जरा बताइए कमेंट में, कब सेटअप करी थी? पहली वाली बात कर रहा हूँ, दूसरी मत लिख देना। दूसरी 1854 में थी, 1854 में। और वो कहाँ पे थी? वो थी आपकी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, KGN डेबार में। ठीक है, तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग जो कंपनी है वो बॉम्बे में सेकंड वाली है। फर्स्ट वाली जो थी वो फोर्ट ग्लॉस्टर में थी, फोर्ट ग्लॉस्टर में। और ये थी कॉटन। और ज़रा बताइए कॉटन सबसे बेस्ट कौन सी सॉयल में उगता है? कौन सी सॉयल है? और कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है?
फ्रॉस्ट फ्री डेज कितने रिक्वायर्ड होते हैं, और इसका आंसर होगा 1818। देन इसके बाद हमने ये भी जूट मिल के बारे में पढ़ा था कि जूट 1855 में आई थी। कहाँ पे? ये फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ पे? कैलकाटा में। और 1855 में सेटअप हुई थी एकलैंड मिल। एकलैंड मिल कहाँ पे? ये एकलैंड मिल जो है आपको देखने को मिलेगी अगेन कैलकाटा में ही, ठीक है, रिसरा में। रिसरा नाम की जगह है, कैलकाटा हटा लो, रिसरा कर लो, ठीक है, टू बी एकदम वेरी प्रिसाइज, कैलकाटा वेस्ट बंगाल में, सॉरी रिसरा वेस्ट बंगाल में। एंड कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है? ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है इसको। और कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसको रिक्वायर्ड होते हैं 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। और ये ब्लैक सॉइल में देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल में अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कहाँ मिलती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला या फिर डेक्कन प्लेट्यू। और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये हुआ जो मैं ग्रीन कलर से ये सर्कल कर रहा हूँ, यानी गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन। यही कारण है कि क्यों कॉटन में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आपके गुजरात और महाराष्ट्र ही होते हैं। और क्या चीज़? ब्लैक जो सॉइल है किसमें पुअर होती है, ये बताइए। यही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेक्सटाइल। और हमने सीमेंट फैक्ट्री भी देखी थी कि पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा था कि ये रिच होती है लाइम, आयरन, एल्यूमिनिया और पोटैश में, बट पुअर होती है फॉस्फोरस में। ऐसे एलुवियल सॉइल भी हमारी पुअर होती है फॉस्फोरस में। और ये कैसी होती है? इम्परमिएबल नेचर की होती है, क्योंकि वाटर जल्दी से पर्कुलेट नहीं करता है। जब ड्राइनेस होती है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे सो दैट वाटर अंदर जा सके। और जब बारिश होती है तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी सॉयल है, जरा बताएंगे, कौन सी आपकी मिट्टी है जिसको बहुत ही लो रेनफॉल में वो रहती है, आपको बहुत ही कम रेनफॉल? और कौन सी सॉइल है जो बहुत ही हैवी रेनफॉल वाली जो जगह होती है वहाँ पे देखने को मिलती है? ज़रा बताइए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे मैंने कुछ और भी पूछा था आपसे, क्या हाँ, सीमेंट। तो सीमेंट आपकी 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में सबसे पहली फैक्ट्री। और यहाँ पे अगर बात करें लो रेनफॉल, तो ये है आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल रेड क्यों होती है हमें पता है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी रेड सॉइल? आप यहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यू में आ जाइए, प्रायद्वीपीय पठार में। तो ये जो आपका साउथ इंडिया का रीजन है, खासकर ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट वाला, वहाँ पे देखने को मिलेगी। हैवी रेनफॉल वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मृदा। ये जो लैटेराइट सॉइल है ये बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। जो निच्छालन की प्रक्रिया होती है उससे बनती है। लीचिंग क्या प्रोसेस होता है? लीचिंग वो प्रोसेस होता है जब हैवी रेनफॉल की वजह से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं सॉइल के वो वॉश अवे हो जाते हैं, या फिर डीप डाउन जो सॉइल के वो परकोलेट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। लैटेराइट, एल से लैटेराइट, एल से लीचिंग, हैवी रेनफॉल वाले एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। और लैटेराइट जो सॉइल होती है ये जो आपकी कैशिव नट्स हो गए, कैशिव्स यानी कि काजू की खेती के लिए बड़े सूटेबल होते हैं, प्लस इसको हम ब्रिक सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कैशिव्स के अलावा कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इसके लिए भी ये जो सॉइल है वो काफ़ी सूटेबल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी होमोजेनस मिक्सचर्स? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजातीय मिश्रण है? देखो, जो हमारा मैटर होता है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, दैट इज प्योर सब्सटेंस, और एक को बोलते हैं मिक्सचर यानी मिश्रण। किस बेसिस पे बोलते हैं हम ये? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट और कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जिनको ऑब्वियस ये बात है हम अलग नहीं कर सकते हैं आराम से। जैसे कि पानी है, वाटर है, वाटर में अभी मैंने कुछ मिलाया नहीं है तो इसमें मुझे H2O के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या आप इनको अलग कर सकते हैं कि भाई H को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया है? आराम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल्स, उसमें C12H22O11 इस तरह से आपको फॉर्मुलेशन देखने को मिलेगा। क्या आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जो कि एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ठीक है, से मिलके बने हुए और उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर डिफरेंट तरह के, जब हम प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे मिक्सचर यानी कि मिश्रण बनते हैं दो तरह के।
होमोजेनस यानी कि सजातीय और हीट्रोजेनस यानी कि विजातीय। इनके बीच में अब क्या डिफरेंस है? तो होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सजातीय मिश्रण वो मिश्रण होता है जहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होता है, जो भी चीज़ें मिली हुई हैं उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है इसका मतलब, यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये पानी है, ठीक है, और पानी में मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। अब मुझे नमक पूरा ऑल थ्रू आउट द वाटर उसमें पूरा इक्वली मिक्स हो जाएगा अगर आप ढंग से स्टेयर करेंगे, ढंग से मिला देंगे तो। ढंग से मिला दिया तो आप ऐसा नहीं कि नमक यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएगा, अगर आपने ढंग से मिला दिया तो पूरा मिल जाएगा और आप बता नहीं सकते हैं कि देखो ये नमक का पार्टिकल है या फिर ये पानी का पार्टिकल है। इतना अच्छे से यूनिफॉर्मली उसमें जो है कॉम्पोजिशन हो जाएगा कि वो ढंग से मिल जाएगा, ठीक है। और उसको फिजिकल प्रोसेस से ऐसे अलग करना पॉसिबल नहीं है। हीट्रोजेनस में क्या होता है, अगेन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगा इसमें। और इसको जैसे फॉर एग्जांपल इसी पानी में मैंने रेती डाल दी, रेती, अब मैं जिसको कितना भी घुमाता रहूँ क्या मिल जाएगा? नहीं, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पर रेती सेटल डाउन हो जाएगी। इसीलिए जो हीट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो यूजुअली अनस्टेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो रेती सेटल डाउन कर जाएगी। या फिर अगर मैंने घुमा दिया उसको, रेती चलो ठीक है यहाँ पे मिली हुई है, तो मैं साफ साफ देख के बता सकता हूँ ना कि ये रेत है और ये पानी है, साफ साफ नेकेड आई से देख सकते हैं और उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। छन्नी में छान लो, पानी अलग और रेती अलग, ठीक, तो वो हीट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। तो होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा छोटा होता है। कितना होता है? लेस देन अ नैनोमीटर, लेस देन अ नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर में कितने मीटर होता है जरा बताइए। और हीट्रोजेनस में क्या होता है? ग्रेटर दैन, जो पार्टिकल साइज का जो डायमीटर होता है इट इज ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है। यही कारण है कि एक टिंडल इफेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। ये टिंडल इफेक्ट नाम की जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ है ये बर्गर में नहीं मिला के खाई जाती। ये जो चीज़ है टिंडल इफेक्ट, ये क्या होती है? ये टिंडल जी ने क्या किया था, टिंडल जी ने बोला था कि अगर आप किसी एक मिक्सचर से लाइट को पास करवाइए, जैसे ये लाइट है, मान लो ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, अब इसे आपने लाइट को पास करवाया, तो अगर लाइट यहाँ पे तुम्हें दिख रही है अंदर, उसका पाथ, उसका रास्ता दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है। और क्यों 1 नैनोमीटर से अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है, दैट मीन कि वो पार्टिकल आर एबल टू स्कैटर दैट लाइट, जो वहाँ से आ रही है लाइट उसको स्कैटर यानी उसका प्रकीर्णन कर पा रहे हैं ये पार्टिकल, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे कमरे में कहीं मान लो कि होल है, छेद है, और वहाँ से मान लेते हैं सनलाइट आ रही, तो सनलाइट का पूरा पाथ आपको विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि डस्ट के पार्टिकल एनवायरनमेंट में टहल रहे हैं जो उस सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो नहीं करते हैं, यहाँ पे लाइट दिखेगी और यहाँ पे लाइट दिखेगी, बीच में उस पर्टिकुलर मिक्सचर में लाइट दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। तो 1 नैनोमीटर से छोटा कहाँ पे है? होमोजेनस में। तो ये क्या टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। और ये क्या हीट्रोजेनस टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे? जी बिल्कुल, ये टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। इनके बीच का एक मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं कोलॉइड। इनके बीच का एक मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड्स वो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है लेकिन 10 नैनोमीटर से छोटा है, यानी कि ये बीच के हैं, होमो और हीट्रो के बीच के हैं ये। क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं? येस, दे डू शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज ये हीट्रोजेनस मिक्सचर की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए पूछ रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है सोल्यूशन कोलॉइड, इस तरह से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इनको हम प्यार से सोल्यूशन भी बोलते हैं, और जो हीट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं इनको हम प्यार से सस्पेंशन भी बुलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा सोल्यूशन। येस, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलते हैं, बट कोलॉइडल को हम ट्रीट करते हैं हीट्रोजेनस की तरह। कोलॉइडल को ट्रीट करते हैं हीट्रोजेनस की तरह। हीट्रोजेनस की तरह सस्पेंशन का तो मतलब ही हीट्रोजेनस होता है, विजातीय होता है। आंसर क्या होगा? सोल्यूशन। सॉल्ट वाटर, आप पानी में नमक को ढक से मिक्स कर दो, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पानी कौन सा सॉल्ट का क्रिस्टल है। लेकिन हाँ, ये कि सेपरेट करना पॉसिबल है,
फिजिकल प्रोसेस से नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबल है। और साथ ही जैसे कि हमने इवेपोरेशन कर दिया इस तरह से, ठीक है। और ब्रास क्या है? ब्रास एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबे यानी कॉपर और जिंक यानी जस्ते का। जिंक की कोटिंग जब हम चढ़ाते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? और जब एल्यूमिनियम को कोटिंग चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, जो एलॉय होते हैं ये भी आपके, जो मिश्र धातु होती हैं ये भी आपके मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस वाले, यानी कि ये सॉल्यूशन होते हैं। जो एलॉय होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। और अगर एलॉय में एक मेटल हमारा मरकरी है, अगर पारा है, तो ऐसे एलॉय को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एलॉयस को हम बोलते हैं अमलगम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है। मरकरी इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट दी रूम टेम्परेचर। और जिंक की जब हम कोटिंग चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। और जब हम एल्यूमिनियम की चढ़ाते हैं थ्रू दी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, उसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। और कल हमने देखा था कि ये कोरोजन और हमारी रैंसिडिफिकेशन या फिर रैंसिडिटी क्या होती है? बासापन होता है। जैसे कि चिप्स हैं, चिप्स में बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, नाइट्रोजन डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, उस चिप्स में जो तेल है, ऑयल है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फैट, तो उसमें ऑक्सीजन घुस जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो क्या हो जाएगा? वो ख़राब हो जाएगा, बासा हो जाएगा, रैंसिडिटी हो जाएगी उसमें। तो रैंसिडिटी इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कोरोजन जो जंग लगना वगैरह होता है वो भी एक आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और रस्टिंग क्या होती है? जो कोरोजन आयरन में होती है और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और जो हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ती है वो कॉपर में कोरोजन होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लो, जो आई थिंक मैंने आपको कल नहीं बताई थी, जो लेड होता है, जिसको हम शीशा बोलते हैं, जिसको हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर हम खुले में रखा छोड़ देते हैं तो इसमें लेड सल्फाइड की, पीबीएस की ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। ब्लैक कोटिंग यानी कि काली परत चढ़ जाती है लेड सल्फाइड की। ये चीज़ ध्यान रखनी है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रिकेट्स, किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, बी, डी या फिर ए। चलिए, रस्टिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे रिकेट्स किसकी, अब यहाँ पे वाइटामिन्स हम सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि 1912 में 1912 में इट वॉज कैसमीर फंक ने सबसे पहले वाइटामिन ए नाम दिया था। वाइटामिन्स को उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे हम अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी से बोलते हैं। ए पहले इन्वेंट हुआ, बी देन सी देन डी के बारे में इस तरह से पता चला। अब वाइटामिन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, कि वो किस में घुलनशील हैं। पानी में तो अलग होते हैं और फैट यानी कि वसा में तो अलग होते हैं। पानी में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो हैं विटामिन बी एंड सी, और जो वसा में घुलनशील होते हैं फैट में वो हैं कीड़ा, विटामिन के, ई, डी और ए। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी। ऐसा करो, ए बी सी डी ई ना करके ए सी डी ई और के कर लो। बी के लिए हम अलग से पढ़ेंगे बिकॉज बी में टोटल ध्यान रखिएगा 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स होते हैं, B1 B2 करके B12 तक, B12 तक। तो 12 नहीं होते हैं वो, टोटल 8 ही होते हैं बिकॉज बीच में कुछ मिसिंग होते हैं। तो ए को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। याद कैसे रखेंगे इसका? हम केमिकल या फिर साइंटिफिक नेम देख रहे हैं अभी पहले। तो रेटिनॉल, रात टाइप लग रहा है, तो इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिजीज़, ठीक है। तो इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में नहीं दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रतौंधी हिंदी में। और इसमें ज़ेरोप्थैल्मिया भी हो जाता है आपको, ज़ेरोप्थैल्मिया। देन सी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे क्या हो जाता है? स्कर्वी का प्रॉब्लम हो जाता है जिसको चर्म रोग बोलते हैं। प्लस स्कर्वी के अलावा इसमें ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आना, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, डी की बात करें तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से हो जाएगा रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस।
यानी कि जो वीक या फिर फ्रेजाइल जो बोन्स होती हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज विटामिन डी जो हमारी बॉडी अपने आप से सिंथेसाइज नहीं करती है, जब सनलाइट हमें मिलती है फिर कुछ अदर सोर्सेज, तब वो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर पाती है। तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है दैट इज़ सनलाइट। सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, बट विटामिन डी जो हमारी बॉडी में स्किन में पड़ता है तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है विटामिन डी को। सनलाइट के अलावा जो हमारा फिश ऑयल होता है उसमें भी देखने को मिलता है विटामिन डी। जो हमारा विटामिन सी है ये आपको जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो भी खट्टे फल हैं उसमें देखने को मिलेगा, जैसे इंडियन गूसबेरी जिसको कि हम आंवला के नाम से जानते हैं, इसमें देखने को मिलेगा। विटामिन ए की बात करते हैं अभी, ठीक है, और ठीक है हाँ, विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई को जानते हैं हम टोकोफेरॉल के नाम से, और इसमें जो प्रॉब्लम हो जाती है दैट इज़ एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है, यानी कि जिसको बांझपन बोलते हैं हिंदी में, एंटी स्टेरिलिटी। आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज़ के, विटामिन के, ठीक है। अब के ई के बाद एफ क्यों नहीं है, जी क्यों नहीं है, एच क्यों नहीं है, आई क्यों नहीं है, सीधे के ही क्यों आया? क्योंकि जो के है ये हेल्प करता है कोगुलेशन में। कोगुलेशन का मतलब होता है खून का थक्का जमना, और कोगुलेशन को इस तरह से आई थिंक कोई एक ग्रीक भाषा है उसमें इस तरह से कोगुलेशन को लिखते हैं, तो इसलिए के से इसका नाम विटामिन के पड़ गया। और इसको हम जानते हैं फाइलोक्यूनॉन से, फाइलोक्यूनॉन, ठीक है। किस में हेल्प करता है ये? विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि जो खून का थक्का जमना जो होता है उसमें हेल्प करता है विटामिन के। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है। एक चीज़ और कि जब हम कुकिंग करते हैं तो कौन सा विटामिन होता है जो लॉस हो जाता है? तो कुकिंग में जो विटामिन सी होता है वो गायब हो जाता है। Which schedule of the Constitution of India contains provision for disqualification of legislator on the ground of defection? भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? सबका सही है। हिपैरिन इज अ नेचुरल क्लॉटिंग एजेंट, बिल्कुल सही है हरीश, हिपैरिन इज अ नेचुरल क्लॉटिंग एजेंट। चलो, ब्लड प्लेटलेट्स भी होती हैं लेकिन वो ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे जब ब्लड आएगा तो विच शेड्यूल? तो शेड्यूल में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, करेंटली 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि 4 जोड़े गए हैं। और वो 4 कौन कौन से जोड़े गए हैं? एक तो 9th वाला जोड़ा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 10th 11th और 12th, 10th 11th 11th और 12th। 9th को फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा है जो 1951 में हुआ, 10th को जोड़ा हमने 52nd अमेंडमेंट से जो 1985 में हुआ, 11th को जोड़ा हमने 73rd अमेंडमेंट से जो 1992, एंड अगेन 1992 में ही 74th अमेंडमेंट हुआ जिससे कि हमने 12th शेड्यूल को जोड़ा। इसमें पंचायत के बारे में लिखा हुआ है, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में लिखा हुआ है। 9th में ही फर्स्ट अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने ये बोला कि इसमें हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू हो जाएगी। देन केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई कि ये जो बात कर रहे हो ये सब दोगलेपन वाली बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। पार्लियामेंट पूछा अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है? तो बोला कि ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो बोलता कहीं पे नहीं दिया हुआ है, आज से इसका जन्म हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म कहाँ होता है? फेमस केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973 में। तो पार्लियामेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर में एक पार्ट है इसका जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायपालिका समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कर सकती है किसी भी कानून की। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी डाल देंगे तो इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इसी से एसोसिएटेड हमारा एक केस है दैट इज़ IR कोयलो केस, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा 9th शेड्यूल एक तो इस चीज़ से रिलेटेड है, प्लस इसने जो ज़मींदारी लॉज है उनको अबॉलिश किया था, जो लैंड वगैरह से एसोसिएटेड है ज़मींदारी लॉज उनको अबॉलिश किया था इसने। 10th वाले पे आते हैं। 10वां ये बात करता है 10th शेड्यूल किस चीज़ की? यही जो पूछा गया आपसे कि अगर कोई दल बदल करता है, विधायक या सांसद, MP या फिर MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके खिलाफ डिफेक्शन प्रोविजन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है जिसको कि 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सॉरी, सब क्लॉज B, जो सब क्लॉज A है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दैट इज़ 15% ऑफ लोकसभा, ठीक है, 15% ऑफ लोअर हाउस, इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। और B में इसको भी 91st अमेंडमेंट से ही दोनों सब क्लॉजेस को ऐड किया था, 75 क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज A और सब क्लॉज B दोनों को। तो 91st अमेंडमेंट ने ये बोला था कि अगर कोई मिनिस्टर
डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 91st अमेंडमेंट से चीज़ को ऐड किया गया था। बट 10th शेड्यूल या फिर डिफेक्शन को ओरिजिनली 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से ऐड किया गया था कि अगर कोई भी दल बदल करता है। अब कौन कौन सी चीज़ें डिफेक्शन के तहत आती हैं ये भी अभी तक तो आई थिंक पूछा नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में ये पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि डिफेक्शन किन किन केसेस में बन सकता है। तो एक तो अगर कोई पार्टी छोड़ता है पार्टी बदल लिया, है ना, इस तरह से एक मीम चलता, तो पार्टी अगर बदल लिया। दूसरा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, कोई नामित सदस्य, जैसे कि अभी सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा में, लोकसभा में तो कोई अब नॉमिनेटेड बचा ही नहीं, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले 6 महीने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद करता है, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स, तो डिफेक्शन लग जाएगा। और इसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया था, ठीक है। सी क्या है तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी से चुन के नहीं आया। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, अगर मान लो कि वो तो ना बीजेपी से था, ना कांग्रेस से था, ना किसी गठबंधन, किसी पार्टी से नहीं था, वो इंडिपेंडेंट चुन के आया और लोगों ने उसको जिता के भेजा कि भाई हम इसी वजह से इसको जिताए थे कि ना तो बीजेपी का है ना तो कांग्रेस किसी का नहीं है, इसीलिए हम इसको जिताए। पता चला वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो लोगों के साथ उसने मोय मोय कर दिया ना, धोखा कर दिया, तो इसलिए डिफेक्शन लग जाएगा। तो ये केसेस होते हैं जहाँ पर डिफेक्शन लग जाता है। क्लियर। 11th में हम जानते हैं पंचायत के बारे में दिए हुए हैं, जरा बताइए कितने फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं इसमें। और 12th में आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ और उसमें कितने फंक्शनल आइटम्स हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, 9th में क्या दिया हुआ है, 9th में तो अभी मैंने बता दिया, 8th में बताइए। तो पंचायत में टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, और यानी कि 11th शेड्यूल में, और 12th शेड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है उसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। पंचायत कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। म्यूनिसिपैलिटी 9A में है। कौन सा आर्टिकल है, 243 से लेकर 243O तक के बीच में दिया हुआ है पंचायत के बारे में, ठीक है। एंड 8th शेड्यूल में आप जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं। पहले 14 थी और अभी 22 हैं। और आपको पता है कि किस अमेंडमेंट से कौन लैंग्वेज को ऐड किया था। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया, 71st अमेंडमेंट से KNM कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया, 92nd अमेंडमेंट से BDSM बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया, और 96 से किसी लैंग्वेज को ऐड नहीं किया, बस ओडिया का नेम चेंज किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पंचायत हमने बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लाया था। जरा कमेंट में बताइए, जो हम अभी पढ़ चुके हैं रिसेंटली, कि किस पर्टिकुलर स्टेट में 3 टियर पंचायत की जगह 2 टियर भी लगाया जा सकता है, जहाँ की पॉपुलेशन कितने से कम हो, तो ये आपको बताना है। और पंचायत हम जानते हैं कि ये जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में आया था राजस्थान के नागौर में, बट फाइनली मैंडेटरी तौर पे 73rd अमेंडमेंट के बाद आया 24 अप्रैल 1993 को, जिस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और मैंने आपसे क्या पूछा अभी, क्या पूछा था, हाँ, जहाँ पे पॉपुलेशन 2,20,00,000 से अगर कम होगी तो वहाँ पे आप जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको हटा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच मेटालिक एलिमेंट कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, किस धात्विक तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण लौह चुंबकीय कहा जाता है। गोल्ड, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। क्या बहुत जो होगी भाई, सारा पैसा वापस, क्या हो गया सर, मुझे गिल्टी फील हो रही है कि आपका प्रीमियम बैच इलीगल तरीके से लिया है सर, मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना गाना गाते जरा। चलो भाई, तो पैसे वैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है ना। पड़ गई दे। चलो, तो विच मेटालिक एलिमेंट इज़ फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, वो मेटालिक एलिमेंट जो मेटालिक भी है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है अभी, लेकिन अगर किसी मैग्नेट को उसके पास लाएंगे ना तो उसको कुछ होने लगेगा। उसके जो सारी चीज़ें, जो सारी मैग्नेटिक डोमेन्स जो अलाइंड नहीं थे, ऑर्गेनाइज थे, वो सारे एक, है ना, पूरी सृष्टि उसको, उसके सारे डोमेन्स को ऑर्गेनाइज करने में लग जाएगी और वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करने लगेगा। ऐसे लोगों को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी शो करते हैं आयरन,
निकल और कोबाल्ट, प्लस जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना, लैंथेनाइट सीरीज़। तो जितने भी हमारे लैंथेनाइट्स होते हैं, कितने होते हैं? 15 प्लस 2 और ले लो, स्कैंडियम और यट्टेरियम, इन दोनों को और ले लो, ये टोटल 17, यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और ये 15 लैंथेनाइट और 2 स्कैंडियम यट्टेरियम, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक। यानी कि इनको पास कोई भी ऐसा मैग्नेटिक लाओगे, चुंबक वगैरह, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये भी शो करने लगेंगे, ये भी नॉर्थ और साउथ पोल बना लेंगे और ये भी किसी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। हु डिस्कवर्ड द पॉजिट्रॉन? जे थॉमसन, अर्नस्ट रदरफोर्ड, कार्ल एंडरसन या फिर नील्स बोर। पॉजिट्रॉन क्या होता है और ये प्रोटॉन से अलग कैसे होता है? तो ये भी एक हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने ये बोला कि जो परमाणु है, दैट इज़ जो एटम है। और अच्छा, इंडिया में किसने सबसे पहले एक परमाणु के बारे में बताया था? किसने बताया था? कोई बता सकता है? उनका नाम वी से शुरू होता है, वैसे ने बताया तो नहीं, चलो लिख देता हूँ, वैशेषिका। इन्होंने दी थी कन्नड़ फिलॉसफी। क्या दी थी इन्होंने? कन्नड़ फिलॉसफी। और उसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से मतलब परमाणु के बारे में बताया था, जिसको एटम बोलते हैं। तो डाल्टन जी ने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिसको आई थिंक मैं बता चुका हूँ, ईंट पर नाच करके, ऐसे है ना, पक्का मैं बता चुका हूँ। तो ये टी से है थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। प्रोटॉन की खोज अर्नस्ट रदरफोर्ड ने करी, है ना। और रदरफोर्ड ने और किस चीज़ की खोज करी थी ये भी बताइए। और प्रोटॉन्स की खोज वैसे पहले गोल्डस्टीन कर चुके थे कैनाल रेज के फॉर्म में, बट उसको वो नाम नहीं दे पाए थे। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने किया था अल्फ़ा पार्टिकल, जो हमारे डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, उनको गोल्ड फॉयल में, बहुत ही थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल में इन्होंने क्या किया था? बम्बार्ड करवाया था। और उसके थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और बताया था किस तरह से जो पूरा एटम का जो मास होता है, जो भार होता है, वो उसके न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। और न्यूक्लियस यानी कि जो नाभिक होता है, वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं को ही दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। ये जो पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब किया था? ये किया था 1911, ऐसे याद कर लो, उसी साल हुआ था जिस साल ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो इंडिया की कैपिटल है वो कलकत्ता नहीं, अब दिल्ली होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर क्या है? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। प्रोटॉन भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस करता है इलेक्ट्रॉन की जितना, लेकिन पॉजिटिव में कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई होती है कूलॉम। तो इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन में प्लस का पुन, और पॉजिट्रॉन में भी प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अंतर फिर पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास है वो बराबर है, सेम 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या समानता है? कि उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या असमानता है? कि उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और मास भी सेम है, बस चार्ज का जो वो नेगेटिव पॉजिटिव वो अलग अलग है। इसमें नेगेटिव और उसमें पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव है। तो जे थॉमसन ये पढ़ लिया, ये भी, और कार्ल एंडरसन इसका सही आंसर होगा। पॉजिट्रॉन की खोज इन्होंने करी थी। नील्स बोर क्या है? तो एक हम बोर बरी मॉडल पढ़ते हैं। बोर बरी जी ने यह बताया था कि किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन ये सब एटॉमिक पार्टिकल निकल के आया, जिससे कि ये जो उनका पॉस्टुलेट है इनकी एटॉमिक थ्योरी का, वो गलत साबित हुआ कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं। बोरी मॉडल ने एक 2n² करके फॉर्मूला दिया, जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि किस तरह से जो हमारी शेल्स होती हैं डिफरेंट, जैसे कि मान ले एटम है, तो एटम का सबसे पहले तो अंदर न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पर रिसाइड करेंगे। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आपके न्यूट्रल, इनमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। और आई थिंक मैंने अभी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जरा बताइएगा। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेंटर में रिसाइड करता है न्यूक्लियस में, यहाँ पे होती हैं शेल्स डिफरेंट, इनको बोलते हैं ऑर्बिट, इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं,
न्यूक्लियस एक बड़ी ही छोटी सी पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखता है। तो ये शेल्स बोली थी इन्होंने कि K होती है, देन L होती है, देन M होती है, देन N होती है, देन O होती है, इस तरह से K L M N O इस तरह से चलती है। और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं वो 2n² फॉर्मूला बोर बरी मॉडल के थ्रू दिया गया था। क्लियर इतनी चीज़? नो नहीं बताए हैं, चलो फिर ठीक, तो फिर कल इसके बारे में बता देंगे आपको, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रबी क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? मस्टर्ड, ककम्बर, वीट या फिर बार्ले। रबी क्रॉप्स अगेन हम लोग देख चुके हैं कि 3 हमारे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ और जैद। खरीफ को हम किस और नाम से जानते हैं, जिसकी बुआई बरसात के टाइम जुलाई के टाइम पे होती है और अक्टूबर के टाइम पे कटाई हो जाएगी। रबी की अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बुआई होगी और अप्रैल मई के टाइम पे इसकी कटाई हो जाएगी। और जैद क्या होता है, शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है मई और जून, कोई बुआई कोई कटाई नहीं, बस धड़ाधड़ जल्दी जल्दी उगाओ खाओ। क्या खाओ क्या उगाओ? वेजिटेबल्स मेनली होती हैं इसमें, वेजिटेबल्स वगैरह, है ना। हॉर्टिकल्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो भी जिसको बागबानी बोलते हैं, जहाँ फ्लावर्स हो गया, जहाँ वेजिटेबल्स हो गए, इनको उगाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। राबी मैंने आपको बता दिया नवंबर टू अप्रैल का टाइम होता है, विंटर क्रॉपिंग सीजन होता है। राबी की फसल के लिए कौन सी रेनफॉल बड़ी अच्छी मानी जाती है? खरीफ को हम मॉनसून क्रॉपिंग सीजन के नाम से जानते हैं। खरीफ में आपका क्या आता है? खरीफ में यहाँ पे आता है आपका जो वीट हो गया, जिसको पैडी मतलब धान, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, पैडी मतलब धान, ठीक है, और जिसको कि हम राइस के नाम से जानते हैं, चावल, है ना, चावल निकलता है इसी से। और क्या हो गया? मेज़ हो गया, ग्राउंड नट हो गया, यानी कि जो मूंगफली होती है, जो हमारा कॉटन हो गया, जो कपास हो गया, ये सब आपके खरीफ में आते हैं। रबी में क्या आते हैं? मस्टर्ड आता है, वीट आता है, बार्ले आता है, लिनसीड आता है, रेप सीड आता है, पी आता है, ठीक है, यानी कि जो मटर होती है वो सब किस में आते हैं? रबी क्रॉपिंग सीजन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ककम्बर। खीरा, खीरा किस में आता है? खीरा आपका जायद में आता है। जायद में आपका ये खीरे वगैरह हो गए, जो वेजिटेबल्स हो गए, जो आपके फॉडर क्रॉप्स हो गए, जो चारा वाला होता है वो आपका आता है। और राबी की फसल के लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, जिनको कि हम किस और नाम से जानते हैं? जो राजस्थान वाला रीजन है, जिनको कि हम महावत के नाम से जानते हैं, ये राबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी रेनफॉल मानी जाती है। अगले पे आते हैं, एंड दैट इज़ द फेमस म्यूजिशियन वीजी जोग इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ने जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? विष्णु गोविंद जोग, ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं? वायलिन, वीणा, फ्लूट या फिर तबला। तो वायलिन की अगर हम बात करें तो वायलिन से हमने क्या क्या नाम पढ़े थे? एक तो TN कृष्णा मैंने आपको बताया था, ठीक है, TN कृष्णा नाम बताया था। और मुरलीधरन नगाई, मुरलीधरन आपको सरनेम में दिख जाए, मुरलीधरन हो गया आपका नाम हो गया, या फिर आपका अय्यर आपको सरनेम में दिख गया, तो ये सब वायलिन से एसोसिएटेड हैं। तबला तो हम जानते ही हैं, कल भी पढ़े थे, अल्लाह राखा, जाकिर हुसैन, बुद्धादित्य अल्लाह राखा, निखिल, विक्रम घोष, निखिल घोष, और आपके आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, अनोखेलाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी, ये सब तबला से एसोसिएटेड हैं, जो कि आपका अवनित वाद्य यंत्र है। फ्लूट की बात करें तो फ्लूट यानी कि आपकी जो बांसुरी होती है, इससे तो हरि प्रसाद एक तो चौरसिया जी हो गए, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया जी हो गए फ्लूट में। और कौन हो जाएगा इसमें? पन्ना लाल घोष हो जाएंगे, पान की दुकान है चौरसिया जी, कैसे याद कर सकते हैं? पन्ना लाल घोष। राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सारे एसोसिएटेड हैं आपके फ्लूट से। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 2 वीणा। तो वीणा से एसोसिएटेड हैं आपके वीजी जोग जी। और कौन है? वीणा से आपका समुद्रगुप्त है, ठीक है, वीणा से समुद्रगुप्त है, वीणा से APJ अब्दुल कलाम है, वीणा से और कौन बजाता था? वीणा आपका औरंगज़ेब भी एसोसिएटेड है आपका इसी से, ठीक है, जो कि थोड़ा बिलीव करना, नहीं, वायलिन ही होगा, ठीक है। वीणा और वायलिन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे, और इसका सही आंसर वायलिन ही होगा, ठीक है, वीजी जोग, ठीक है, क्योंकि इसे वीणा में तो सिर्फ मैंने आपको यही नाम बताया था ना, एक तो समुद्रगुप्त का नाम था, ठीक है, और हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का नाम था, और औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब। और एक और नाम है हम लोगों ने देखा था, S बालचंदर, अगर रीसेंट वाला पूछेगा आपसे कोई तो
एस बालचंदर। लेकिन वीजी जो जोग हैं वो वायलिन से एसोसिएटेड हैं। वी से विश, ऐसे क्या मैंने याद किया था, वी से वॉयलिन और ठीक है, वी से वीजी जोग और वी से वॉयलिन और वी से वीणा में कन्फ्यूजन हो जाता है, ये आपको नहीं होना चाहिए, वॉयलिन और विष्णु, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। श्री हरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। श्री हरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को आई थिंक पता होगा। यहीं पे आपका क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं वो भेजी जाती हैं। एक तो ये हमारा लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग सेंटर है, और एक और है, वो कौन सा है, वो आपका तमिलनाडु में है, दैट इज़ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। अच्छा बताइए, फादर ऑफ, ये आपको देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जरा ये बताइए कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया उन्हीं को बोलते हैं जिनकी वाइफ जो हैं एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम और कथकली से, और उनकी जो बेटी हैं वो एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। ये हमारे विक्रम साराभाई जी, विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं। इंडिया की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट थी, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, और वाइफ का नाम क्या है इनका? मृणालिनी साराभाई, जो कथकली और भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, और बेटी का नाम है मल्लिका साराभाई, जो कि एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, जैसे कि हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी भी हैं। विच ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन इन दी स्टमक? पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं? पीनियल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, थायराइड या फिर पिट्यूटरी? क्या होगा सही आंसर? कौन सा ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प करता है पेट में? तो जब हम बात करते हैं पेट की, तो पेट में होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, ठीक है। पहली बात, जो ग्लैंड होते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, सॉरी पीयूष इसी को बोलते हैं, फिर पिट्यूटरी को बोलते हैं आई थिंक पीयूष ग्रंथि हिंदी में। तो पीनियल जो होता है ये पी साइज़ का होता है, मटर का जो दाना होता है ना उतने साइज़ का होता है ये। थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब दो तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, दो तरह की ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होते हैं एंडोक्राइन और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो हार्मोन सेक्रीट करती हैं, और कैसे करती हैं? डायरेक्टली ब्लड में करती हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं और एक डक्ट का यूज़ करके करते हैं, इसीलिए एंडोक्राइन वालों को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थायराइड क्या है? ये अंतःस्रावी है, थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है काफ़ी सारे कामों के लिए। और अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो इसका, आयोडीन की अगर मात्रा कम हो जाती है तो इसका सिंथेसिस थायरॉक्सिन हार्मोन का ढंग से हो नहीं पाता है, और हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर, यानी कि घेंघा रोग बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो भी दिक्कत, और कम रिलीज़ हुआ तो भी दिक्कत। अच्छा, क्या क्या दिक्कत? तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया, कि देखो कम रिलीज़ हुआ तो फिर आपको ड्वार्फिज्म का प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी, बौनापन जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं एक्रोमेगली। कैसे इसको याद करना होता है? खली से। खली में क्या, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकला है, पैर हाथ सब बड़े हैं, तो एक्रोमेगली प्रॉब्लम हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा डाइजेशन पढ़ लेते हैं किस तरह से होता है, समझ लेते हैं डाइजेशन का भी पूरा प्रोसेस। तो डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। मुंह में क्या होते हैं? सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, ये रिलीज करते हैं सलाइवा। ये सलाइवा क्या करता है? इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल में ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि जो हम मान लेते हैं पेड़ पौधे, जैसे मान लो जो हम वेजिटेरियन हैं तो हम जो खाते हैं तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। पता है स्टार्च को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, आई थिंक मैंने बताया है, जिसमें कि हम आयोडीन को डालते हैं, ठीक है, और उससे अगर ब्लू ब्लैक वो कन्वर्ट हो जाता है कलर में, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सिंपल में टूटता है, ठीक
ठीक है। जो प्लांट लोग होते हैं अपने खाने को स्टार्च के रूप में ही स्टोर करते हैं, मैंने आपको बताया होगा, और जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं अपने खाने को। तो ये खाना भी इधर मुंह से जाएगा, अभी कॉम्प्लेक्स सिंपल में ब्रेक हो गया सलाइवा के थ्रू। अब ये जो आपको लंबी सी नली दिख रही है इसको बोलते हैं ईसोफेगस, हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रास नली बोलते हैं। अब इसके थ्रू जो खाना है वो डायरेक्टली कहाँ पे टपकेगा, स्टमक यानी कि पेट में। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक में दो चीज़ें होंगी, एक तो जल्दी से HCl निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl निकलेगा, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, म्यूरियाटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जब HCl निकलता है तो इसका मेन काम ये होता है कि जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है खाने में, जो बैड बैक्टीरिया आ गए हैं उनको मार देना, पहली बात तो स्टोमक का HCl का काम होगा, प्लस मीडियम को, माहौल को एसिडिक बना देना, सो दैट दूसरा एंजाइम जो पेप्सिन है वो फंक्शन कर सके। पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को तोड़ना है। इसको प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड्स में टूटता है, अमीनो एसिड्स में टूटता है। और ये इतना गैस्ट्रिक जो जूस होता है, ये जो स्टमक में जो जूस निकला है इसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसका pH वैल्यू इतना कम होता है, रफली 1.6 होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ pH वैल्यू, जहाँ P का मतलब पोटेंस होता है जर्मन लैंग्वेज में। तो इतना pH वैल्यू कम होता है कि इसकी स्टमक की इंटरनल वॉल्स ख़राब हो जाएंगी अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया गया तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे श्लेष्मा झिल्ली लगी होती है जिसको कि हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसकी इनर लाइनिंग स्टमक में। देन अब यहाँ पे एक आपकी मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं इनको। ये इस खाने को अब पास कहाँ पे करवाएंगी, ये पास करवाएंगी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं, डुओडेनम, जेजनम और इलियम। सबसे पहले डुओडेनम में खाना इंटरैक्ट करेगा, देन जेजनम में और देन इलियम में, ठीक है। तो इसके बस आपको पार्ट याद रखने हैं कि डुओडेनम, जेजनम, इलियम किसके पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो छोटी आंत होती है, ये इसकी लेंथ काफ़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। कितनी होती है, रफली 7 से 8 मीटर होती है, 7 से 8 मीटर होती है। इसका जो काम होता है, पहली बात तो जो इट इज़ द साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, यानी कि जो प्रमुख आपका डाइजेशन होता है, जो ज़्यादातर आपका जो डाइजेशन होता है वो इसी में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है जो ज़्यादातर डाइजेशन है आपका खाने का। इसमें 2 तरह के एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक तो हो जाएगा आपका बाइल जूस, जिसको पित्त रस बोलते हैं, बाइल जूस। ये बाइल जूस कौन देता है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सेक्रेट करता है, नहीं, इसको लिवर सेक्रेट करता है। लिवर, जिसको यकृत बोलते हैं हिंदी में, ये बैठा हुआ है यहाँ पे लिवर। लिवर हमारा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर जो होता है आप देख सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, और इसमें जो सेल्स होती हैं वो क्यूपफर सेल्स होती हैं जो इसको पावर ऑफ रीजनरेशन देती हैं, यानी कि ये रीजनरेट कर सकता है अपने आप में लिवर, इसके अंदर ये पावर है। तो ये गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा होगा, पित्ताशय इसको बोलते हैं। इसी में पित्त का रस है, जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है। तो बाइल जूस स्टोर कहाँ है, गॉल ब्लैडर में। फेंक के कौन मारता है, सेक्रीट कौन करता है, लिवर। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है, माहौल को बेसिक बना देना इसका काम होता है, माहौल को बेसिक बनाता है, सो दैट कि ट्रिप्सिन फंक्शन कर सके। अब ट्रिप्सिन क्या भी देखते हैं। प्लस इसका एक और काम होता है कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फैट को जो है, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन। ट्रिप्सिन को कौन सेक्रीट करता है, तो ट्रिप्सिन को सेक्रीट करने वाले होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रिया फेंक के मार रहा है, पैनक्रिया क्या है, अग्नाशय। ये यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, नीचे आपको दिख रहा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ये पैनक्रिया है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जो एंडो और एक्सो दोनों की तरह बिहेव करता है। क्योंकि पैनक्रियाज, मैंने पढ़ाया था, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन भी रिलीज करते हैं, इंसुलिन, और एक होता है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है, वो ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, वो कम करता है उसको। ये हमने पढ़ा था कि वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन भी रिलीज कर रहा है ये पैनक्रियाज, प्लस पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम भी रिलीज कर रहा है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज कर रहे हैं, एंडो और एक्सो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रिप्सिन रिलीज करता है, ठीक है, प्लस ये क्या करता है, ये लाइपेज भी रिलीज करता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, वही करता है जो पेप्सिन करता है, लेकिन पेप्सिन एसिडिक मीडियम में करता है वही काम, और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में वही काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन को अगेन अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है। और लाइपेज क्या करता है, ये जो इमल्सिफिकेशन हुआ है फैट का, इस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है, ठीक है, फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देता है।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्मॉल टेस्ट पूरा समझ लेना, ठीक है, बात के लिए कोई छोड़ने की इसमें चीज़ है नहीं, तो आराम से इसको समझ लो पूरा ही, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, यानी उंगली नुमा संरचना देखने को मिलती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको कि हम विली के नाम से जानते हैं। इन विली का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, सरफेस एरिया को बढ़ा देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, सो दैट फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका एसिमिलेशन जो है, यहीं पे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है फूड का, तो वो ढंग से क्या हो सके, एसिमुलेट हो सके, उसका सही से एब्जॉर्प्शन हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनमें। अब ये खाना जाएगा बड़ी आंत के पास, लार्ज इंटेस्टाइन के पास, जिसमें कोलोन आपको दिखेगा, और ये कोलोन क्या करेगा, ये जो पानी जो बच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो खाना आया उसमें जो पानी बच गया है उसका एब्जॉर्प्शन करेगा कोलोन, ठीक है। तो ये खाना भी जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के पास। नाम भले इसका लार्ज है, लार्ज इसलिए है क्योंकि ये बड़ी है, देख भी सकते हैं ये हरा हरा करके ये कितना बड़ा है छोटी आंत से, लेकिन लंबी छोटी आंत ही है, लॉन्गेस्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो मात्र 1 से 2 मीटर की ही होती है। इसका काम क्या होता है, इसमें जो कोलोन होता है ये वाटर एब्जॉर्प्शन में फंक्शन करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में फंक्शन करता है ये। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेक्टम और उसके बाद एनस, जिसको हम गूदा बोलते हैं, फिर गुहा बोलते हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये आपका खाना गया मुंह से लेकर एनस तक, इस पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसको भी यहाँ पे समझ लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नली। एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन पार्ट है इस आहार नली का, एक तो माउथ में पहले खाना गया, देन उसके बाद ईसोफेगस यानी कि जिसको कि हम ग्रास नली बोलते हैं, इसके बाद खाना गया हमारे स्टोमक यानी कि पेट में, जहाँ HCl और पेप्सिन निकले। देन इसके बाद खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ने अपना काम किया। विली हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिन्होंने कि फूड एब्जॉर्प्शन किया, एसिमिलेशन किया, साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। पूरी आहार नली का सबसे लंबा भाग है, 7 से 8 मीटर की इसकी लेंथ होती है। देन ये गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास, जहाँ पे कोलोन ने फूड वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, प्लस इसके बाद गया रेक्टम में, और इसके बाद खाना कहाँ पे गया, एनस, जिसको हम गुहा बोलते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को। और ये अपेंडिक्स करके यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं बॉडी में जिनका कोई काम नहीं होता है, अगर हट भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो हमारे ईयर का पिन्ना होता है जहाँ बाली पहनते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अपेंडिक्स। स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम नोटोकॉर्ड से रिलेट कर सकते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जिन फाइलम में नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है उनको किस नाम से जानते हैं ज़रा बताइए। तो उसके एंड में एक बोन होती है जिसको बोलते हैं कॉकिक्स बोन। ये कॉकिक्स बोन भी आपकी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जिसको नोटोकॉर्ड भी बोल सकते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर उन जिनमें होता है उनको हम कोर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। थोड़ा सा लंबा हो गया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हम कोई मौज मस्ती तो कर नहीं रहे थे, ठीक है। अभी जितना कर लेंगे तो उतना आगे के लिए लाइट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 8 5 ईयर प्लान। तो सेकंड की अगर बात करें, सेकंड, फिफ्थ और 8, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट 1951 से 56 तक चला था, हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। IIT इस्टेब्लिश हुए थे, डैम्स इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे भाखड़ा नंगल बड़ा सबसे लार्जेस्ट डैम है, प्लस हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुद डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम है। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ये PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे इसके टाइम पे। इसका गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेजी से औद्योगिकरण करना। पहले वाला का एग्रीकल्चर था, तो इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक चला था, 1979 तक चल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। और इसके बाद क्या आया था जरा बताएंगे आप, R से नाम उसका शुरू होता है। एंड देन उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो 1992 से 97। सेवेंथ को जरा पहले समझ लीजिए। सेवेंथ जो 5 ईयर प्लान था, इसमें ये राजीव गांधी के टाइम पे आया था, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे आया था। और इसका FWP करके याद करना था, फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। खाना, वर्क का मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रोडक्टिविटी, ये टारगेट थे 7th 5 ईयर प्लान के, 7वीं पंचवर्षीय योजना के। इसमें जो टारगेट रखा था वो रफली 5% का था, अचीव जो किया था वो 6% किया था। इसके बाद 5th 5 ईयर प्लान, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो रोलिंग प्लान आए थे।
मैंने आपको बताया था कि थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और सेवेंथ 5 ईयर प्लान के बाद ब्रेक रहे थे। थर्ड प्लान के बाद प्लान हॉलीडेज रहे थे 3 साल के लिए, है ना, 1966 1966 से लेके 69 तक। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेके 78 तक रहा। देन इसके बाद क्या हुआ, देन इसके बाद आ गए थे आपके रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान जैसे अभी मैंने बताया। और सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1990 में ख़त्म होता है, 1985 से लेकर 1990 तक चलता है। और 91 और 92 में आपके एनुअल प्लान्स आए थे, ठीक है, एनुअल प्लान, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सेवेंथ, तो यहाँ पे सही मैचिंग क्या हो जाएगी, 2, 1 एंड 3, सिंपल, ठीक है, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रावण फाड़ी केव एट आईहोल। मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट्स को, और अटेम्प्ट करिए। यस अनुराग शर्मा, 20 साल का अभी हम प्लान लेके चलते थे जिसको पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जानते हैं। वन टू थ्री, चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है रावण फाड़ी केव्स किसने बनवाई थी, हमें पता है चालुक्यास ने बनवाई थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पांड्या, खत्म, फोर्थ को एलिमिनेट करना था। और CHSL को लेके मैं एक अभी लाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक वीडियो, शायद वो वीडियो आपको कल या परसों में मिलेगा, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कैसे CHSL मेंस के लिए अगर मैं क्या कुछ करवाने वाला हूँ और कैसे किन लोगों को प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ों को लेके कल शाम को या फिर परसों तक वीडियो आएगा आपको, ठीक है। तो हम रावण फाड़ी केव्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, जरा बताइए, ये है रावण फाड़ी केव्स आपके, ठीक है, किसने बनवाया था इनको, चालुक्यास ने बनवाया था। कौन सी स्टाइल डेवलप करी थी टेम्पल आर्किटेक्चर की, वेसरा स्टाइल डेवलप करी थी। पांड्या का जरा सिंबल बता दीजिए और पांड्या की कैपिटल बता दीजिए, सिंबल और कैपिटल बता दीजिए। और आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है, पुलाकेसिन II से, किसने कंपोज किया था, रवि कृति ने कंपोज किया था। ऐसे ही चालुक्या ने पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल बनाए थे, जिसका पार्ट हमारा विरूपाक्ष टेम्पल है पट्टाडक्कल में, किसने बनवाया था, क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। हम्पी वाला लक्कन दंडेश ने बनवाया था। और यहाँ आईहोल में रावण फाड़ी केव्स हैं, दुर्गा टेम्पल है जो कि एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है। कब बना था, आज से 1400 साल पहले बना था। आज से 1400 साल पहले ह्यूनसांग भी आया था, जिसको जुआनसांग के नाम से जानते हैं, हर्षवर्धन के कोर्ट में, देन पुलाकेसिन II के कोर्ट में। हर्षवर्धन को ही तो हराया था पुलाकेसिन II ने, नर्मदा नदी के बैंक्स पे टाइटल लिया था दक्षिण पतेश्वर का, याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर, और उसके बाद हमें पता है वातापी कोंडा का टाइटल लिया था नरसिम्हवर्मन I ने, किसको हरा के, पुलाकेसिन II को हरा के। तो पांड्या का जो सिंबल था दैट वाज फिश। बो एंड एरो किसका था, चेरा का था, बो एंड एरो, जो यहाँ पे थे। मुजरी टोंडी इनके पोर्ट के नाम थे। यहाँ पांड्या थे जिनकी कैपिटल थी मदुरई, सिंबल फिश था। यहाँ थे चोला जिनका सिंबल टाइगर था, और नहीं कैपिटल तो आपको पता है उरायूर, देन आपका तंजौर, देन आपका गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक। और ये पर्ल्स के लिए फेमस थे, इनके बारे में मेगास्थनीज ने इंडिका, अपनी जो किताब थी इंडिका, उसमें मेंशन किया था उसने, ठीक है। तो नटराज इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एट दिस साइट, यस। नटराज इमेज इज सराउंडेड ऑन द राइट साइड बाई 4 लार्ज सप्त मातृकास। बस आपको क्या करना होता है कि आपको एकदम सबसे वीक स्टेटमेंट को पकड़ना होता है, और वो जानबूझ के SSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आपको देता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपको देता है, और वो बस आपको वही पकड़ना होता है। बस उसी के बेसिस पे आपको पता है कि भाई ये जो पट्टाडक्कल और आईहोल है, ये सब चालुक्या से एसोसिएटेड है, जिन्होंने वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। तो 4 तो हो नहीं सकता है, तो बस वही एलिमिनेट करना होता है, आपका आ गया। तो आपको बस वही है कि कामनेस बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। और वो कैसे बना के रखेंगे आप, डीप ब्रीथ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज नॉट इन शेड्यूल A ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। औद्योगिक नीति मैंने आपको पढ़ाई थी। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, 1948 में आई थी। कितने ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज को बांटा गया था जरा बताइए। और दूसरी आई थी आपकी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में, जिसको कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब इसमें क्या था कि हमने 3 शेड्यूल्स में, जो ये
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की थी, इसमें 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा था। शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज़ थी जरा बताइए, बी में कितनी थी और सी में कितनी थी। ए को पहले तो ए को कौन मैनेज कर रहा था, कौन देखेगा ए वाली में जो इंडस्ट्रीज आएंगी, उनको सिर्फ गवर्नमेंट देखेगी, पब्लिक सेक्टर। बी में गवर्नमेंट देखेगी बट उसमें सेकेंडरी रोल प्राइवेट वाले भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जो सी वाला है उसमें सिर्फ प्राइवेट वाला आएगा। इसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें 12 इंडस्ट्रीज़ थी, बच गई रिमेनिंग इसमें थी आपकी। ठीक, इसमें 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया था। अब यहाँ पे क्योंकि जो मैंने आपको बोला था कि जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में जो इंडस्ट्रीज़ रखी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थी। आयरन, स्टील, एयर ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिफेंस, बैंकिंग, तो शेड्यूल ए में आएगा। माइनिंग ऑफ सॉल्ट, ये आप समझ सकते हैं सबसे उतना इन चारों में सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप 17 और ये 12 याद नहीं कर पाएंगे, 17 इंडस्ट्रीज़ याद करेंगे, 12 इंडस्ट्रीज़ और रिमेनिंग। जैसे कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम उसके सब्जेक्ट तो बैठ के रटते नहीं हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्ट देख लेते हैं और एक जनरल पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि भाई किस तरह की इंडस्ट्रीज़ इसमें होंगी इंपॉर्टेंट वाली, डिफेंस, बैंकिंग और एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये सब होंगी। देन स्टेट लिस्ट में हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपका हेल्थ के अलावा पुलिसिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट में आ जाती हैं। बैटिंग एंड गैम्बलिंग हो गई। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया, लेबर डिस्प्यूट्स हो गए, वो सब कॉन्करेंट में। तो उससे एक हमें आइडिया मिल जाता है। वो ऐसे ही आपको यहाँ पे रखना नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लेना है, एलिमिनेशन से खेलना है आपको। और हमने देखा था किस तरह से 1948 से वो जो लाइसेंस राज स्टार्ट होता है, 1956 में जो एकदम स्टबर्न हो जाता है ये जो लाइसेंस राज है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो कब ख़त्म होता है, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था 97th 5 ईयर प्लान के बाद जो 2 साल का ब्रेक रहा था। क्यों ब्रेक लिया था? क्योंकि भारत को काफ़ी ज़्यादा अभी मैंने नहीं पढ़ा है, चलो अगले लेक्चर में देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सफ़र करना पड़ा था, भुगतान संतुलन का क्राइसिस। तो 1991-92 में इसीलिए कोई प्लान नहीं आया था, एनुअल प्लान आया था। और इसीलिए हमने यहाँ पे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म लाए थे और इस लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया था 1991 में, ध्यान रखना है। What do you call the drugs that bind to the receptor site and inhibits its natural function? आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को रोक देती हैं? नेचुरल जो काम होता है उसको रोक देती हैं। उन तरह के ड्रग्स को क्या बोलते हैं? उन दवाओं को क्या कहते हैं जो उनके प्राकृतिक कार्य को रोक देती हैं? इनको बोलते हैं एंटागनिस्ट। और एगनिस्ट क्या होते हैं? एगनिस्ट वो ड्रग होते हैं, वो दवाएँ होती हैं विच मिमिक दी नेचुरल मैसेंजर। जो नेचुरल मैसेंजर होता है उसी की तरह बिहेव करने लगती हैं। ठीक है, दैट बिहेव एज नेचुरल मैसेंजर बाई स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, बाई स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। ठीक है, तो ये एंटागनिस्ट और एगनिस्ट के बारे में ध्यान रखना है। एगनिस्ट क्या है? ये मिमिक कर रहा है नेचुरल मैसेंजर का। एंटागनिस्ट क्या है? ये उसके काम को इनहिबिट कर रहा है, फंक्शन करने ही नहीं दे रहा उसके काम को। तो ये एंटा मतलब एंटा टाइप है, मतलब कि वो करने नहीं दे रहा किसी काम को, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, और एगनिस्ट क्या है कि जो कि आपका मिमिक कर रहा है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 17th। द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के संविधान के किस हिस्से, किस विशेषता से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के फीचर होते हैं। एक तो फेडरल फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और दूसरा होता है यूनिटरी फीचर। कमेंट में बताएंगे कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमने कहाँ से लिया। अब मैं नहीं समझाने वाला हूँ फेडरेशन मतलब क्या होता है। किसने क्वाजाई फेडरल बोला था, KC वियरे ने बोला था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो अब सब खत्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो सब देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि फीचर्स वो हैं क्या क्या। फेडरल फीचर मतलब इक्वल पावर का डिवीजन, जैसे कि बाई कैमरलिज्म हो गया, द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है लोकसभा है और राज्यसभा है। अब राज्यसभा में लोग कहाँ से आ रहे हैं? स्टेट से आ रहे हैं, यानी कि स्टेट को भी रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है सेंटर में, यानी कि पावर का इक्वल डिवीजन है। तो फेडरल फीचर होगा ये। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है, यानी उतनी आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ फेडरल फीचर, ये भी फेडरल फीचर में आएगा। ठीक है, यूनिटरी फीचर में कुछ देख लेते हैं। यूनिटरी फीचर वो होगा जो सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहा है, और ये वाला जो फीचर है वो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सी से सेंटर, सी से कनाडा। जैसे कि
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। सर अभी बोल रहे थे रिजिड है, बोल रहे फ्लेक्सिबल है। एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से अमेंड की जा सकती हैं पार्लियामेंट के द्वारा बिना स्टेट की परमिशन लिए हुए, और कुछ चीज़ों के लिए स्टेट की परमिशन चाहिए। तो जो प्रोविजंस में स्टेट की परमिशन चाहिए तो फेडरल फीचर, और जिसमें नहीं चाहिए तो यूनिटरी फीचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी राज्यों के पास कोई संविधान नहीं है, इसलिए वो यूनिटरी फीचर होगा। राज्यों के पास अगर होता तो वो फेडरल फीचर होता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। अगर दोहरी नागरिकता होती यूएसए के पास, यानी कि लोगों के पास भारत की नागरिकता होती प्लस जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी भी, तो वो आपका फेडरल फीचर हो जाता, क्योंकि राज्य को भी कुछ पावर मिल रही है। ऑल इंडिया सर्विसेज, तो जो हमारे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफओएस हो गए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले, ये सब क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, सब इनका वो देखता है, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह। लेकिन अब इनकी नियुक्ति कहाँ पे होती है? स्टेट में होती है, यानी कि सेंटर के आदमी है, एक तरह से ऐसे समझो सेंटर के आदमी है, स्टेट में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो यूनिटरी फीचर होगा। ऐसे ही गवर्नर भी सेंटर का ही आदमी होता है और उसको स्टेट में डिप्लॉय किया जाता है, तो ये भी यूनिटरी फीचर होगा, मैंने आपको बताया भी था। और ये चीज़ हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन द स्टेट। गवर्नर का ऑफिस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, लेट मी टेल यू, ये मैं बता चुका हूँ। और गवर्नर के जरा आर्टिकल बताइए, पार्ट बताइए, पार्ट और आर्टिकल। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करता है। कंडीशन ऑफ इसकी सर्विस किस में दी हुई है? आर्टिकल 158 में दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी कि गवर्नर की जो सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। गवर्नर की जो सैलरी है पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, लेकिन अगर एक स्टेट, 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक कॉमन गवर्नर होगा तो वो किस हिसाब से सैलरी उसको देंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। पार्ट है 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल है 153 से लेके 162 के बीच में दिया हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या चीज़ फेडरल कहलाएगी और क्या चीज़ यूनिटरी कहलाएगी। फेडरल वो कहलाएगी जो स्टेट को पावर दे रही है, और यूनिटरी वो कहलाएगी जो उससे या तो खींच रही है या फिर पावर नहीं दे रही है। क्लियर इतनी चीज़? और ये भी प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करता है। बिल्कुल सही दीपांशु, बिकॉज इसका भी रिमूवल का प्रोसीजर कहीं पर भी मैंशनड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द 18th क्वेश्चन इज, डैश इज अ स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स फॉर अ सस्टेन्ड, हेल्दी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लिविंग। किसका अभाव एक स्थिति है जो व्यक्ति की निरंतर, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दिखाती है। इट इज़ सिंपल पॉवर्टी, गरीबी बोलते हैं इसको। और 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में गरीबी की दर रूरल, अर्बन और नेट में बताइए जरा। और इसके रिगार्डिंग तब तक हम कमिटीज़ देखते हैं, बिकॉज रेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कमिटीज़ हैं कुछ हमारी, जैसे कि दांडेकर और रथ कमेटी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भारत में पॉवर्टी लाइन दी किसने थी अनऑफिशियल तरीके से? वो दी थी दादा भाई नौरोजी, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी उन्होंने, जिसमें ड्रेन थ्योरी की बात की थी। रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर, रहनुमाई मजदयान सभा अलॉन्ग विथ एस बंगाली एंड फुरदौन जी नौरोजी के साथ बनाया था उन्होंने। फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे वो, और कांग्रेस के सेशन को उन्होंने 3 बार प्रिसाइड किया था। कांग्रेस के 2nd प्रेसिडेंट भी वो थे। तो अब आते हैं कमिटीज़ पे। दांडेकर रथ कमेटी सबसे पहली ये कमेटी बनी थी 1971 में, 1971 में, 1971 में, जब बांग्लादेश बना आपका। अलग कमेटी देन बनी। इसके बाद लकड़ा वाला कमेटी बनी। ये कमेटी के नाम ही बस आप ध्यान रख लीजिएगा तो भी काफ़ी काम हो जाएगा आपका। लकड़ा वाला कमेटी, ये कमेटी किससे एसोसिएटेड है? तेंदुलकर कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर कमेटी कब बनती है? 2009 में बनती है, और 2011 तक अपने रिकमेंडेशंस वगैरह ये देखती है कि किस तरह से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसने बोला था कि जो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड है उसको रिप्लेस कर दो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड से। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड किसने बात की थी? तेंदुलकर कमेटी ने। और जो हमारी सबसे लास्ट कमेटी है ऑन द पॉवर्टी, दैट इज़ रंगराजन कमेटी। एंड इसने कहा था कि भाई मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होना चाहिए, MMRP। क्लियर है? तो ये कमिटीज़ के नाम पता होने चाहिए आपको। पॉवर्टी 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करेंगे तो 21.9% है, 21.9%, जिसमें रूरल और अर्बन की कितनी है? रूरल में ऑब्वियस ये बात है ज़्यादा पॉवर्टी रेट होगी 25.7%, और अर्बन में है 13.7%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, which Indian award was established in the year 1982 to promote and encourage the scientific efforts in the field of environment and ecology।
पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो इट इज़ सर क्लास शाम 8 PM कर दो, जॉब भी रहती है सूरज। सबको यार किसी ना किसी टाइम में तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो 1982 में ये बना था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1982 में। अच्छा, एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात हो रही है तो ज़रा बताइए फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं? हु गेव द टर्म इकोलॉजी और कब दिया था? और एक नई चीज़ तुम्हें बताते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर बताया था तुम्हें। एक क्वेश्चन याद करो, कहिए थे कि हर चीज़ इन्वर्टेड भी हो सकती, अपराइट भी हो सकती। अपराइट पिरामिड और ये है इन्वर्टेड पिरामिड। बायोमास भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, पढ़े थे। लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड है वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, वो हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है, ये पढ़े थे। ये पिरामिड ऑफ नंबर किसने दिया था पूछ लेता है कभी कभी, अगर पूछ लेना तो बता देना उसको चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है, आराम से बताना। ये चार्ल्स एल्टन ने दिया था क्या? पिरामिड ऑफ नंबर। और बाकी चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं कि 1866 में अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म दिया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्रा जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये डिस्टिल्ड टैप वाटर करेगा, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करेगा क्योंकि एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि प्योर है तो इसमें आयंस नहीं होंगे और बिना आयंस की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर जो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है वो नहीं। अब हैंडपम्प से जो आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ आपको कण मिलेंगे। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा मिनरल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत ज़्यादा मिनरल्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ऐसे पानी को बोलते हैं हार्ड वाटर। सर हम तो पढ़े थे हार्ड वाटर D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नहीं, वो हार्ड नहीं होता है, वो हैवी होता है, हैवी वाटर। ये ड्यूटेरियम सर क्या होता है? ये ड्यूटेरियम होता है एक्चुअल में जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, परमाणु क्रमांक, लेकिन या फिर परमाणु संख्या, लेकिन जो परमाणु भार है दैट इज जो एटॉमिक मास है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं जरा बताइए। जो मॉजले जी ने बताया था 1913 में जब अपने उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी तब। तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। और ये जो ट्राइटियम है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिविटी भी दिखाता ही है। ये जो D2O है हैवी वाटर, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई रिकॉल करना चाहेगा कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट, कहाँ पे यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको यूज़ करते हैं। प्लस कूलेंट के अलावा इसको हम एज अ मॉडरेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कूलेंट का काम होता है कि सो दैट वो जो गर्मी जनरेट हुई है स्टीम उसको ट्रांसफ़र करें, ठीक है। और इसको हम मॉडरेटर के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ऐसे लोगों को आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो कोबाल्ट का कोबाल्ट का 60 आइसोटोप है, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जो आयोडीन का आइसोटोप है, आयोडीन 131 I-131, उसको यूज़ करते हैं ग्वाइटर यानी कि घेंगा के ट्रीटमेंट में। जो 92U-235 है, कहाँ यूज़ करते हैं? रिकॉल करो जल्दी। और फिर हम लोग लगाते हैं अभी क्या? शॉट 92U-235, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसमें हम न्यूट्रॉन हिट करवाते हैं और इसका हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। और बेरियम और क्रिप्टन निकलती है। क्रिप्टन क्या है? एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। हमने देखा था हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये हमारी होती हैं नोबल या फिर इनर्ट गैसेस फ्रॉम द 18th ग्रुप, जिसको 0th ग्रुप भी बोलते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो हमारी गैसेज हैं इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम रैमसे जी ने करी थी। लगा लेते हैं शॉट। हु रिसेंटली रिसीव्ड द लोकमान्य तिलक अवार्ड? लोकमान्य किसका नाम था? किसका मतलब एक किसका उपनाम था? बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी, होम रूल लीग इन 1916, ये सब आप रिकॉल करिए चीज़ें। और वैलेंटाइन चेरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। आर्कटिक होम टू वेदास इन्होंने बुक लिखी हुई थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी। वो ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं भारत के विकास के लिए, उनको दिया था। तो 143rd जो
डेथ एनिवर्सरी थी तिलक जी की, उसमें ये दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। बिकॉज 1919 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट ही होने वाला था तभी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है, और अभी उसकी 143rd आपकी एनिवर्सरी थी, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी को ये आपका अवार्ड दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ें। सॉरी 143rd नहीं होगी, 104th होगी, है ना, 104th एनिवर्सरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। और मोदी जी को तो अवार्ड मिलते ही रहते हैं, जैसे फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, इजिप्ट का मिल चुका है, पापुआ न्यू गिनिया का मिल चुका है, फिजी का मिल चुका है, भूटान का मिल चुका है, और अभी सबसे रिसेंटली कहाँ का मिला है, पोस्टल डी सेंट एंड्रयूज रशिया का, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। एस प्रणीत, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और रनकिरेड्डी या फिर चिराग शेट्टी। परमार सर इज इक्वल टू कट ऑफ हाई करने की मशीन। अच्छा सर फिर से बताना एटॉमिक नंबर मास का सिंबल। दीपांशु राव। Z होता है और A होता है, एटॉमिक मास होता है ये A, और एटॉमिक नंबर होता है ये। जिनका ये सेम होता है, ये डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप बोलते हैं। और टोप, आइसोटोप के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इनके यूजेस भी बताए। ऐसे ही चलो अब आइसोटोप की बात आई है तो एक और आइसोटोप बता देते हैं। 17Cl35 क्लोरीन के आइसोटोप हैं दो, 17Cl37, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक मास डिफरेंट है। पूछता है ये किस रेशियो में पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं 35.5, 35.5। पता है वो कैसे निकलता है, क्योंकि ये दोनों 3:1 के रेशियो में होते हैं। अब कैलकुलेट कर लो तुम, 3 × 35, 1 × 37, डिवाइड बाई 35 + 37, वो एवरेज वगैरह पूरा निकालोगे तो 35.5 निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये क्लोरीन का आइसोटोप 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कनाडा ग्रैंड प्रिक्स से किसने जीता? लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन नंबर बी। किसको हरा के जीता? ये चाइना का एक है ली शिफेंग, उसको हरा के जीता इन्होंने, ठीक है। ली शिफेंग को इन्होंने हराया, जो चाइना का है। लेक्चर होता है ख़त्म। आज था हमारा वीक का आखिरी लेक्चर, और मोस्ट प्रोबेबली शायद हम मंडे से 9 AM पे क्लास करें, बाकी मैं आपको बता दूंगा। नोट्स आपको PYQ पार्ट 4 PDF कोर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में अलग अलग, एंड बाकी ये क्वेरी नंबर है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। अब कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, बिकॉज मुझे 35.57 यस। सर लाइब्रेरी में एक चश्मे वाली लड़की आपकी क्लास देख रही है, और बेटा तुम क्या कर रहे हो ये बताओ जरा अर्जुन, हैं? Hmm, 9 AM इज़ अ गुड टाइम, 9 AM ही रखते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर ऑफ रखने के बजाय। बिल्कुल आज मैं मतलब ऑफ भी रख सकता था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि घर वालों का प्रेशर होता है तो उनको अवॉइड नहीं किया सकता, लेकिन मैं क्लास को भी अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बीच का कुछ निकालना पड़ता है सोल्यूशन, और वो ये है कि क्लास को जल्दी से शेड्यूल करके जल्दी से भागो फिर, है ना। लेकिन क्लास में मैं जल्दी नहीं करता हूँ क्लास उतने ही टाइम की होगी, है ना, 1-1.5 घंटे की। हाँ बेरी विटामिन बी के अभी कॉम्प्लेक्सेस नहीं देखे हैं, ठीक है, वो देखेंगे। हाँ जी, चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और PDF मिल जाएगी PPT की आपको। कहाँ पे मिलेगी? परमार SSC टेलीग्राम पे। क्विज़ सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना क्विज़ ग्रुप पे। और हाँ, CHSL के लिए जल्दी अभी वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें और भी मैं प्लान कर रहा हूँ अभी, और उसको लेकर अभी मैं बताऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि वो अभी अगले वीक से मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट होंगी कुछ चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, तो वो अगले वीक से आपको पता चलेंगी, अभी नहीं। अभी मस्त नहा धो के एंजॉय करो, जाके जाओ थैंक यू।
थुम्बा, यस थुम्बा केरल में है, केरल में, यस 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 यस, मैंने तमिलनाडु बोल दिया गया गलती से, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे, एक सेकंड सॉरी। थुम्बा ये आपका केरल में है, ठीक है, केरल में लॉन्चिंग स्टेशन है। पता है क्यों लॉन्चिंग स्टेशन आपके यहीं पे बनाए जाते हैं, चेन्नई में, यहाँ पे थुम्बा है आपका, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक बनाए गए हैं। इक्वेटर आपको पता है कि जैसे इंडिया है तो इक्वेटर नीचे से जाती है यहाँ से, इसलिए बनाए जाते हैं बिकॉज पढ़ाया था मैंने आपको कि इक्वेटोरियल स्पीड हाईएस्ट होती है। अर्थ की दो स्पीड होती हैं, एक तो लीनियर वेलोसिटी होती है और एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे सेम ही होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो होती है इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, पोल्स पे मिनिमम होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है ज़्यादा, इक्वेटोरियल रेडियस होती है ज़्यादा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है ज़्यादा तो स्पीड भी हुई तेज। तो इसीलिए यहाँ से क्या होता है जब लॉन्च करते हो आप, क्योंकि इक्वेटोरियल स्पीड ज़्यादा है तो कम ईंधन में ही जो है हमारा काम हो जाता है, कम फ्यूल लगता है यहाँ पे, क्योंकि वो अर्थ की भी वेलोसिटी को साथ में ले लेता है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे साउथ अमेरिका देश में यहाँ पे फ्रेंच गियाना है, वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करता है वो फ्रांस, क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है। ऑलराइट, IRS होगा क्या? IRS, यस IRS मोस्ट प्रॉब्ली होगा संडे को, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सर।